learners, शुभाशीष। आज के इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन में आज का टॉपिक है कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब हुआ कि संक्षेप में उसके प्रमुख नियम क्या निकले। तो आज हमें उन सभी अपने पुराने स्टूडेंट्स की याद आई जिन्होंने कभी हमसे कुछ न कुछ सीखा था। नए सीखने वाले उन पुराने सभी विद्यार्थियों के लिए हमारा शुभ आशीष। जिन भी क्षेत्रों में वो सभी हमारे पुराने स्टूडेंट्स काम कर रहे हों, वो अपने जो भी उनका टारगेट है उससे भी आगे निकले। ये हमारा उन सभी विद्यार्थियों को आशीष है। तो आज के इस कंक्लूजन में हम ये देखते हैं कि जिस तरह से कभी हम सेट टू को बदलते हैं, कभी हम अन्य शब्दों को बदलते हैं, ख़ास बात तो सेट टू की ही होती है। तो आज हम कुछ सेट टू में जितने भी शब्द, कहीं शेड है, कहीं आस्क्ड है, तो कहीं टोल्ड है, तो कहीं ऑर्डर्ड है, रिक्वेस्टेड है, एक्सक्लेम्ड है, इनके अलावा भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। तो नियम तो हमने आपको बहुत सारे बता दिए। अब कुछ खास बिंदुओं पर भी चर्चा कर लें। वो इस तरह से, पहला सेंटेंस, माई स्टूडेंट सेड टू मी, comma inverted commas, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर सर। अब इसको देखिए, माई स्टूडेंट सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर सर। अब हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष मुबारक हो। तो अब देखने वाली बात ये है कि जब इन्होंने कहा नववर्ष मुबारक हो, तो हम सेट टू को किस में बदलें? तो सेट टू के लिए कोई ऐसा शब्द हम अपने मस्तिष्क से सोचते हैं जिससे इसका अर्थ क्लियर हो। तो यहाँ पर विज्ड या फिर कोई और अच्छा शब्द। तो अभी फ़िलहाल विज्ड का प्रयोग करते हैं, फिर और देखते हैं। माई स्टूडेंट विज्ड, या और अच्छा शब्द हमको मिल गया, याद आ गया, ग्रीट। ग्रीट माने होता है बधाइयाँ देना, शुभकामनाएं देना। तो माई स्टूडेंट ग्रीटेड मी। देखिए सेट टू को हमने कैसे बदला। और सर को विद रेस्पेक्ट, सर को विद रेस्पेक्ट। हैप्पी न्यू ईयर। ये हो गया। विद रिस्पेक्ट को हम लोग रिस्पेक्टफुली भी कह सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा विद रिस्पेक्ट। विद रिस्पेक्ट, आइए मैथ में आ जाएं।
थोड़ा सा, इज इक्वल टू रिस्पेक्टफुली। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर विद और सहायक शब्द होगा उसके ठीक पहले ये हम फुली शब्द यूज कर लेंगे। तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, माई स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली ग्रीटेड हैप्पी न्यू ईयर। माई स्टूडेंट रिस्पेक्टफुली ग्रीटेड मी हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और देखते हैं, द होस्ट said to the guest, thank you। अब देखिए यहाँ पर सेट टू को बदलने की बात आई। अब सेट टू को क्या करें? क्या आस्क्ड से काम चलेगा? क्या आस्क्ड से काम चलेगा? क्या ऑर्डर्ड से काम चलेगा? या क्या एक्सक्लेम्ड से काम चलेगा? ये सभी यहाँ बिल्कुल किसी काम के नहीं। तो अब क्या करें हम लोग? यहाँ लिखा हुआ थैंक यू, धन्यवाद। तो ठीक, आपने बिल्कुल सही विचारा। यदि मेरे कोई स्टूडेंट जो अभी जुड़े हैं या पहले हैं तो ठीक सुन रहे हैं, ठीक विचार रहे हैं। यहाँ पर हम करेंगे थैंक्ड। क्या लिखें? सेट टू को थैंक्ड में। देखिए कैसे जो शब्द डबल कामास के भाव के अनुसार उचित लगता है उसी को हम सेट टू के बदले रखते हैं। तो द होस्ट thanked the guest द होस्ट थैंक द गेस्ट हो गया। अब यहाँ यू लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि द गेस्ट ही सारे काम कर दे रहा है। और द पुलिसमैन said to me, where are you going? अब इसमें देखते हैं, अब पुलिसमैन किसी से पूछ रहा है तो क्या वो आस्क्ड करेगा? बिल्कुल नहीं। ये कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जब कोई चीज़ पूछते हैं तो उसको हम लोग इंक्वायरी कहते हैं। तो यहाँ पर इंक्वायरी आएगा तो इंक्वायर्ड हो जाएगा। इस तरह के भावों के अनुसार हम लोग अपना नरेशन चेंज करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सेट टू को हमेशा डबल कामा के अंदर के भाव के अनुसार ही चेंज करें। तो द policeman inquired me। अब देखिए कंजंक्शन की बारी आई तो क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन है, इसलिए वेयर। वेयर अब हमको एडजेक्टिव बनाना होता है तो यू आया हुआ है
यू तो हमेशा सेकंड पर्सन का होता है। जो डबल कामास के अंदर जो भी लिखा हो, सिंगल कामास के ठीक बाहर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर मी है, उसके अनुसार बदलेगा। तो मी का हो जाएगा आई। वेयर आई वाज, अब प्रेजेंट को पास्ट में, टेंस में भी बदलना है, क्योंकि ये इंक्वायर्ड पास्ट में है तो बाद वाला भी पास्ट का आएगा। ये अंग्रेजी का एक बहुत बहुमूल्य नियम है कि यदि कुछ किताबों में इस तरह से लिखा हुआ है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, या जो बाद में लिखा हुआ कंजंक्शन के बाद जो लिखा जाएगा वो भी पास्ट में ही होगा। और दूसरा ये भी नियम है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज या प्रथम वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज या दूसरा वाक्य किसी भी टेंस में आ सकता है। ये दो अंग्रेजी के बहुत ही बहुमूल्य नियम है जो हर जगह लागू होते हैं। तो वेयर आई और पास्ट में ले जाएंगे आर को, तो आई के लिए वाज, आई वाज गोइंग, ये बन गया। ऐसे भावों को ध्यान में रख करके हम लोग नरेशन कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस देख लिए जाए। The peon said to the student, comma, they were going, प्लेइंग कर देते हैं, प्लेइंग इन द फील्ड। अब इसमें सेट टू का परिवर्तन करना है तो कैसे करें? अंदर के वाक्य को पढ़ते हैं, दे वर प्लेइंग इन द फील्ड। अब इसमें क्या लग रहा है? इसमें लग रहा है कि उसने दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, वे मैदान में खेल रहे हैं, दिशा निर्देश कर दिया। टोल्ड भी फिट आ सकता है और डायरेक्टेड भी हो सकता है। डायरेक्शन दिया कि वे मैदान में खेल रहे थे, तो द प्यून डायरेक्टेड द स्टूडेंट्स और कंजंक्शन डेट वेयर का हैड बीन में बदल जाएगा। दे वेयर, क्योंकि दे जो है प्रोनाउन तो है लेकिन थर्ड पर्सन है, सन बटा 123 के नियम से थर्ड पर्सन नो चेंज। द प्यून डायरेक्टेड द स्टूडेंट डेट दे हैड बीन playing in the field। तो डियर स्टूडेंट्स,
आज का जो प्रयास है आप लोगों को कंक्लूजन देने का, वो आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा कि डबल कामा के अंदर जिस भी तरह का भाव होगा तो आप अपने आप पर ये ध्यान रखिए कि सेट टू को उसी के भाव के अनुसार ही चेंज करेंगे। शुभाशीष।